Now we are going to do the amendments portion in charge register and meetings. ये जो लेक्चर अभी होने जा रहा है इस लेक्चर के बारे में मैं डिटेल्स वगैरह डिस्कस कर देता हूँ. आओ बोर्ड पे देख लो ज़रा. ये पूरे चैप्टर्स हैं इंटर लॉ में जिसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डन दिस मच पोर्शन. ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, 5 क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और ये जो नोट्स आज देख रहे हो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा. अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका एजेंडा है ये these 4 chapters. This is my 6th class. चार्जेस, रजिस्टर्स, मीटिंग्स एंड पोस्ट मीटिंग्स, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. द नोट्स आर देयर फॉर 10 पेजेस. 10 पेजेस का नोट्स है. लिंक इज देयर. ओके, सब कुछ है. मतलब वॉट एवर मटेरियल यू नीड उसका जो लिंक होता है, वीडियो होता है, वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पुट कर देता हूँ. ओके ना, ठीक है. कमिंग टू दिस पार्ट, चार्जेस, रजिस्टर, मीटिंग, पोस्ट मीटिंग, इनमें जो भी चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उन अमेंडमेंट्स को बताऊंगा और उन अमेंडमेंट्स के साथ साथ उससे रेलेवेंट जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार. ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं. तो आज के मेरे एजेंडा में ये 6 आइटम्स आएंगे अमेंडमेंट के. देख लो इधर, टाइम लिमिट एट्सेट्रा, ये सारे अमेंडमेंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. एक एक करके करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी टॉक अबाउट चार्जेस. तो चार्जेस में जो अमेंडमेंट्स हैं उसको समझने के पहले मैं चार्जेस हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं. देख लो, सबसे पहले चार्ज होता क्या है. ठीक है ना, जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास ऑफिस बिल्डिंग है, 11 करोड़ की बिल्डिंग है और वो अपनी बिल्डिंग को एसबीआई बैंक के पास गिरवी करके 5 करोड़ का लोन लेना चाहता है. तो जब आप बिल्डिंग को गिरवी करोगे, जब एक्स लिमिटेड बिल्डिंग को गिरवी करेगा, मॉर्गेज करेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर चार्ज आ गया है. ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर क्या आ गया? चार्ज. और फिर क्या होगा? एक्स लिमिटेड आरओसी के पास फॉर्म फाइलिंग करेगा. 2 चीजें फाइल होंगी जो आपको दिख रहा होगा. नंबर 1, चार्ज का डॉक्यूमेंट CHG1, दैट्स अ चार्ज फाइलिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें पूरी डिटेल्स रहेगी कि एक्स लिमिटेड ने कितने अमाउंट का लोन लिया है, किस बैंक से लिया है, लोन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, ऑल द डिटेल्स आर देयर इन CHG1. और इसके साथ लोन एग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड का कॉपी भी अटैच किया जाएगा. दिस हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. चार्ज क्रिएट कब होता है? चार्ज क्रिएट तब होता है जब लोन एग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड साइन होता है. तो वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी हैज टू फाइल दिस फॉर्म CHG1. इट विल बी सर्टिफाइड बाय CACS या CMA. MCA के सर्वर में ऑनलाइन फाइलिंग होगा, ROC के साइट पे जाएगा. ROC क्या करेगा? इस पूरे डिटेल्स को MCA की वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा, सो दैट कोई भी पर्सन, पब्लिक, आम जनता कैन चेक कि कंपनी का कौन कौन सा असेट गिरवी पड़ा है. सो ROC maintains a register of charge. ROC maintains a register of charge. It's not like a कागज का register, it's an online register on the MCA website. हम लोग किसी भी कंपनी का चार्ज का जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स है वो जाके कभी भी MCA के साइट पे वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. एक समझ में आ गया. अब ये चार्ज फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 77. तो हम लोग को सीखना है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग चार्ज. ये मेन डायग्राम है, ये समझ गए तो अपने 2-3 अमेंडमेंट तो यहीं पे हो जाएंगे. ठीक है ना, ध्यान से देखो. फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज कॉल्ड अ टाइमलाइन डायग्राम. फर्स्ट पॉइंट इज डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज मीन्स द डेट when you have signed the loan agreement or the mortgage deed. यहां से 30 days के अंदर कंपनी मस्ट फाइल CHG1 विद ROC. अगर 30 days में नहीं कर सकते तो फिर एक्स्ट्रा 30 days का आपको टाइम मिलेगा. दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कॉन्डोनेशन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्डोनेशन. अगर 30 दिन में आप फाइल नहीं करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा 30 days का टाइम है. 30 + 30 60. ROC के पास आप फाइल करोगे कॉन्डोनेशन, तब आपको फीस ज्यादा देना पड़ेगा. आपको देना पड़ेगा नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस. ये देखो, यू हैव 30 days मोर टाइम, तो आप नॉर्मल फीस भी दोगे फिर एडिशनल फीस. अगर आपने इसमें भी नहीं किया देन यू हैव फर्दर 60 days का टाइम. यू हैव फर्दर 60 days का टाइम. दैट्स कॉल्ड सेकंड कॉन्डोनेशन बाय ROC. इस बार आपको 3 तरह की फीस देनी पड़ेगी. नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस. एड वैलोरम का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू. एड वैलोरम इज मच मोर देन एडिशनल फीस.
स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करके और बताना चाहूँगा, ध्यान से देखो। एक्चुअली आपको कब तक फाइल कर देना चाहिए, ध्यान से देखना। से दिस इज द डे व्हेन मॉर्गेज डीड इज साइंड विद द बैंक। आपने बैंक के पास प्रॉपर्टी गिरवी किया तो कायदे से आपको 30 डेज के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देना चाहिए। अगर आप फाइल कर देते हो आरओसी के पास CHG1 तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा NF। NF का मतलब नॉर्मल फाइलिंग फीस विच इज वेरी लेस। अगर आप नहीं करोगे यू हैव फर्दर 30 डेज का टाइम। ये जो फर्दर 30 डेज का आपको एक्सटेंशन मिला ना, टोटल कितना हो गया 60 डेज। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्डोनेशन। कॉन्डोनेशन का लॉ में मतलब होता है माफीनामा। कॉन्डोनेशन मतलब गवर्नमेंट से एक्सक्यूज दे लेना, माफी ले लेना, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कॉन्डोनेशन। तो अगर आप 30 डेज में जमा नहीं कर पाए तो आपको फर्दर 30 डेज में जमा करने का टाइम मिलेगा, लेकिन अब आपको फीस ज्यादा देना पड़ेगा। यू हैव टू पे NF प्लस AF, नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस। एडिशनल फीस जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, नॉर्मल फीस जितना उससे थोड़ा सा और ज्यादा, बस इतना ही। तो अभी भी कंट्रोल में सब कुछ। लेकिन आपने इसमें भी नहीं किया देन देयर इज बिग ट्रबल। आपको फर्दर 60 डेज का एक्सटेंशन तो मिलेगा, लेकिन इस फर्दर 60 डेज का एक्सटेंशन को बोलते हैं सेकेंड कॉन्डोनेशन। और अब की बार आपको देना पड़ेगा नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस नहीं, उसके बदले उसका बाप है। उसका बाप कौन है? एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस बहुत खतरनाक है। एड वैलोरम वर्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब लोन जितने का है या प्रॉपर्टी जितने का है उसके हिसाब से फीस लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा फीस लगेगा। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड आया था एड वैलोरम फीस, यही सबको सीखना है और टाइम लिमिट सीखना है। नॉर्मल टाइम लिमिट क्या होता है? 30 डेज, फर्दर एक्सटेंशन, फर्दर 30 डेज, फर्दर एक्सटेंशन 60 डेज। तो इट इज लाइक 30 प्लस 30 प्लस 60। ये हुआ फर्स्ट कॉन्डोनेशन, ये हुआ सेकंड कॉन्डोनेशन। अगर आप फर्स्ट कॉन्डोनेशन में पे करते हो तो आपको देना पड़ेगा एडिशनल फीस, जो कि थोड़ा ज्यादा होता है, चलेगा। लेकिन सेकंड कॉन्डोनेशन में आपकी फीस बहुत ज्यादा होगी फाइलिंग की आरओसी के पास। इट विल बी एड वैलोरम फीस, मतलब बेस्ड ऑन वैल्यू, वैल्यू बेस्ड फीस। जितने का प्रॉपर्टी रहेगा उसके हिसाब से फीस भी ज्यादा हो जाएगा। ये क्लियर है ना? दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का जाहिर सा डाउट आएगा कि सर मान लो हम लोगों ने 60 डेज में भी नहीं किया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब आप इससे ज्यादा लेट करोगे अगर, तब आपको फिर थर्ड कॉन्डोनेशन कराना पड़ेगा। और इस बार कॉन्डोनेशन कराने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप बियॉन्ड उस टाइम लिमिट के भी चले जाओ तब आपको कॉन्डोनेशन के लिए अब आरओसी के पास नहीं होगा, आपका कॉन्डोनेशन सीधा रीजनल डायरेक्टर करेगा और फीस वगैरह ज्यादा लगेगी। क्लियर है ना बात? ठीक है। एक अच्छी चीज बताता हूँ, यहां से लेके यहां तक इज कवर्ड बाई सेक्शन नंबर 77 और यहां से लेके यहां तक इज कवर्ड बाई सेक्शन नंबर 87। तो जहां तक आरओसी का कॉन्डोनेशन है वो 77 में कवर्ड है। उसके बाद अगर सीजी से कॉन्डोन करवाना है तो दैट इज सेक्शन नंबर 87। अब आओ अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो ये रहा अमेंडमेंट कि कोई भी कंपनी जब अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी करेगी तो उसको आरओसी के पास फॉर्म नंबर CHG1 और अगर डिबेंचर इशू किया तो CHG9 जमा करना पड़ेगा। सो दो फॉर्म है CHG1 CHG9। कब तक जमा करना है? 30 डेज। 30 डेज में नहीं किया तो फर्स्ट कॉन्डोनेशन बाय आरओसी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, इसमें आपको प्लस 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो 30 प्लस 30। अब आपने उसमें भी नहीं किया तब आपको होगा सेकेंड कॉन्डोनेशन बाय आरओसी ऑन पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस, इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 60 डेज का टाइम। ठीक है ना? ये जो फॉर्म आप जमा करोगे जब आप आरओसी के पास कि हमसे लेट हो गया कॉन्डोनेशन के लिए, कॉन्डोनेशन के लिए यू हैव टू रिक्वेस्ट आरओसी ना, तो आप वहां पे कोई CS का साइन लगेगा या आपके डायरेक्टर का साइन लगेगा एंड दे विल डिक्लेयर कि बिकॉज ऑफ दिस लेट फाइलिंग ऑफ द चार्ज फॉर्म द क्रेडिटर द लेंडर जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी हो रहा है दे हैव नॉट बीन अफेक्टेड। ठीक है, तो व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग आरओसी कि हमसे सॉरी, हमसे लेट हो गया है, हम लेट जमा कर रहे हैं, तो आपको वहां पे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे लेट जमा करने से लेंडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अ डिक्लेरेशन by the company signed by the CS or director that such belated filing shall not adversely affect the rights of any creditors, lenders. Next छोटा अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 78। सेक्शन नंबर 78 में बस एक ही वर्ड का अमेंडमेंट था, एड वैलोरम फीस, कि मान लो अगर कंपनी जमा नहीं करती तो कंपनी के बदले जो लेंडर है बैंक वो लोग भी जाके जमा कर सकते हैं और उनका जो भी फाइलिंग फीस लगेगा, जैसे अब सोचो आप कंपनी ने 30 दिन में फाइल नहीं किया, फर्दर 30 दिन में नहीं किया, फर्दर 60 डेज में नहीं किया, तो अब
क्या होगा, अब तो बैंक ही जाएगा फाइल करने, तो जब बैंक या लेंडर जाके फाइल करेंगे तो उनको भी तो एडिशनल फीस, एड वेलोरम फीस देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अमेंडमेंट यही आया था कि दे एडेड द वर्ड एड वेलोरम, जो भी फीस बैंक वाले लेंडर्स देंगे वो कंपनी से वो लोग रीइंबर्स कर लेंगे, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज फाइलिंग फीस बाय द कंपनी टू द लेंडर। तो वो कौन कौन सा फीस होता है, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस, एड वेलोरम फीस। फिर सेक्शन 87 में छोटा सा एक रूल है जो मैंने ऐड किया है। ये सेक्शन 87 में जाने के पहले मैं कुछ तुम लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूँ एक चीज। चार्ज चैप्टर में 3 इवेंट्स आते हैं, चार्ज चैप्टर में 3 इवेंट्स आते हैं, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। 3 इवेंट्स होते हैं। क्रिएशन ऑफ चार्ज मतलब जब कंपनी लोन लेती है और प्रॉपर्टी गिरवी करती है, तो लोन लेने का स्टार्टिंग टाइम। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मतलब प्रॉपर्टी जो गिरवी किए गए थे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करना। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50% लोन चुका दिया है, तो कंपनी लेंडर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमने 50% लोन चुका दिया है तो आप 50% प्रॉपर्टी को रिलीज कर दो, तो ये हुआ मॉडिफिकेशन का एग्जांपल। या सेकंड एग्जांपल इज एक्स लिमिटेड हैज मर्ज्ड विद वाई लिमिटेड इनटू अ न्यू कंपनी, तो वो चार्ज जो है वो नई कंपनी के नाम पे चला जाएगा। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। एंड लास्ट इज सेटिस्फैक्शन। यू कैन गेस कि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता होगा, जब लोन रीपेमेंट कर दिया और आपकी प्रॉपर्टी अब फ्री हो गई है, रिलीज हो गई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। नाउ कमाल की आप बात देखो, टाइम लिमिट को जरा देखो आप, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन इन दोनों के लिए आरओसी के पास जो फॉर्म जमा होता है वो सेम है, CHG1 और CHG9 सेम फॉर्म है, और टाइम लिमिट भी सेम है, 30 डेज, नहीं तो फर्दर 30 डेज, नहीं तो फर्दर 60 डेज। सो टाइम लिमिट इज सेम। हाउएवर जब सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज होता है, मतलब जब लोन चुका देते हैं और प्रॉपर्टी रिलीज हो जाता है, तब टाइम लिमिट ज्यादा है, तब 30 दिन में आप फाइल करो, नहीं तो आपको सीधा 300 दिन का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो 30 + 270 इक्वल टू 300 डेज। तो 300 डेज के अंदर भी आप फाइल कर सकते हो कि हमने पेमेंट कर दिया है, अब हमारी प्रॉपर्टी फ्री हो चुकी है। सो देयर आर 3 इवेंट्स, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन। अब इधर आप अमेंडमेंट पे आओ। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं तो जो फॉर्म लगता है वो है CHG8। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम क्यों जाते हैं, जब हमारा टाइम लिमिट फॉर कॉन्डोनेशन भी एक्सपायर कर गया है, मतलब हमें 30, 60 का टाइम लिमिट खत्म हो गया, अभी भी जमा नहीं किया, तो अभी माफ़ी चाहिए, तो किससे माफ़ी मांगोगे, सीधा रीजनल डायरेक्टर से। या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए जो फॉर्म जमा होता है वो 300 दिन तक का टाइम था, उसमें भी नहीं किया, तो माफ़ी मांगो जाके CG से, CG माफ़ कर देगा और अलाउ कर देगा। या फिर ये सोचो कि ROC से कोई मिस्टेक हो गई है और MCA के वेबसाइट पर जो आपके प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिखाया जा रहा है, MCA के वेबसाइट में जो आपके प्रॉपर्टी का गिरवी होने का डिटेल्स दिखाया जा रहा है वो गलत है, तो आपको MCA के वेबसाइट में कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना है। उन सब के लिए यही सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोग को 2 चीज मिलता है, एक तो हम लोग को मिलता है सुपर कॉन्डोनेशन, मतलब आपसे बहुत लेट हो गया फाइलिंग में तो आपको माफी मिल जाएगा, और दूसरा होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ MCA वेबसाइट। MCA के वेबसाइट में हमारे चार्ज रजिस्ट्रेशन के जो डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं वो गलत है, तो उसको रेक्टिफाई भी यहीं से करवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म कौन सा जमा होगा, CHG8। अब इससे जुड़ा हुआ है रूल नंबर 12। रूल 12, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर मे ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CHG8 डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स रिकॉर्डेड विद द रजिस्ट्रार, मतलब ROC के पास MCA की वेबसाइट में जो डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड हुए वो गलत है, वो रेक्टिफाई करवा सकते हो आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी करवा सकते हो। आपको जैसे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए समय होता है ना 300 दिन का, कि प्रॉपर्टी रिलीज करवाने के लिए आप 300 दिन के अंदर CHG4 जमा करते हो ROC के पास, तो वो आपने 300 दिन भी पार हो गया अभी तक जमा नहीं किया, तो उसको भी एक्सटेंड कर देगा ये RD। तो ये रूल 12 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था इस चार्ज में, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ज वाले अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं, अभी छोटा सा अमेंडमेंट आएगा, रजिस्टर एंड रिटर्न। इसके अंदर एक इस चैप्टर में एक नया सेक्शन डाला गया था आज से 2-3 साल पहले, सेक्शन नंबर 90। इसका मेन मकसद है SBO। SBO का मतलब होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर।
हम लोग पढ़ते हैं ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का जो रियल ओनर है उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो नया नियम आ चुका है सेक्शन 90 जहां पे हर कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स जो बड़े बड़े शेयरहोल्डर्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनका डिटेल्स अपने पास भी रिकॉर्ड करेगा और गवर्नमेंट को आरओसी के पास जमा भी करेगा। दैट इज सेक्शन नंबर 90। जस्ट तुम्हारे आइडिया के लिए मैं बता देता हूं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, अगर तुम इसमें सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 90 तो बोलता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो होता है जो कंपनी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ द शेयर्स या वोटिंग पावर होल्ड करता है, ऐसे बंदे को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और सच परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब्ड। ये लिखा हुआ है सेक्शन में, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का डाउट रहता है ना कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या, जो कितना परसेंट होल्ड करता है, 25%। लेकिन आप ये देखो कि सेक्शन में साफ बोला हुआ है सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो रूल्स के अंदर वो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज है 10, कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के अंदर 10% शेयर्स या वोटिंग पावर होल्ड करता है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। तो अल्टीमेटली सेक्शन बोलता है 25% और सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब किया 10%। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 10%। अगर एमसीक्यू में पूछ ले, अगर वो लोग एमसीक्यू में पूछ ले कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कंपनी के अंदर कितना परसेंटेज होल्ड करता है, तो आप एग्जाम में 25% टिक करोगे कि 10% टिक करोगे? 10%, क्योंकि सेक्शन में खुद लिखा हुआ है, क्योंकि सेक्शन में खुद लिखा हुआ है कि 25% और सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड कितना है? 10, तो आंसर होगा 10%। अब ये 94A, इधर देखो एक नया सबसेक्शन इसके अंदर ऐड हुआ, सेक्शन नंबर 90 सबसेक्शन 4 है। ये बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई ऑल इट्स सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। हर वो इंसान जो कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, एवरी इंडिविजुअल हु इज अ SBO, उसको कंपनी आइडेंटिफाई करेगा, ये कंपनी का ड्यूटी है। और अगर कंपनी अपना ये ड्यूटी नहीं निभाता है तो कंपनी के ऊपर सजा कितनी है? 10 लाख से लेकर 25 लाख प्लस 1000 रुपया पर डे। तो ये थोड़ा एक SBO का छोटा सा अमेंडमेंट और डिस्कशन अपने कर लिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 11 जनरल मीटिंग। इसमें अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक जोरदार चीज पढ़ा रहा हूँ, EGM। हम लोग को ये पता है कि कंपनी में EGM रिक्विजिशन पे बुलाया जा सकता है। अगर कंपनी के 1/10 इक्विटी शेयर होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स या 1/10 वोटिंग पावर होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, देन द BOD शैल कॉल EGM, ठीक है। इफ द BOD डज नॉट send the notice for calling EGM within 21 days and the meeting is not conducted within 45 days, then within next 3 months the requisitionists can themselves call and conduct the EGM in the same manner as the board of directors would have done। तो requisitionist के पास ये पावर होता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके requisition पर EGM नहीं बुलाए तो वो लोग खुद EGM मंगवा सकते हैं। अब इसमें एक दिक्कत है, सपोज 10%, यहां रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 10% की है ना, कि 10% शेयर्स होल्ड करने वाले अगर बोलेंगे तो होगा। आप सोचो जरा, 10% शेयर्स होल्ड करने वालों ने BOD को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज EGM कॉल करो, BOD ने नहीं किया, तो 3 महीने के अंदर 10% वाले EGM करवाएंगे। तो ये EGM कैसे करवाएंगे? दे हैव टू इनवाइट ऑल द 100%। अब 10% खुद का है, बाकी 90% तो दूसरों का है ना, तो उन सबको बुलाना पड़ेगा कि नहीं? बुलाने के लिए नोटिस देना पड़ेगा, तो उनके लिए उनके घर का एड्रेस और डिटेल्स तो चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वो कैसे मिलेगा? आप सोचो जरा, 10% शेयर होल्डर्स को बाकी 90% का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल बोल लो या एड्रेस बोल लो, वो कहां से मिलेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर से, क्योंकि हर कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करता है इन MGT 1 अंडर सेक्शन 88, जिसमें कंपनी अपने सारे मेंबर्स का डिटेल्स मेंटेन करता है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये 10% रिक्विजिशन करने वाले या कि फिर कंपनी को बोलेंगे कि प्लीज हमको रजिस्टर ऑफ मेंबर दो, बिकॉज हमको बाकी लोग को कॉल करके मीटिंग कॉल करना है। तो जो BOD इनके रिक्विजिशन पे EGM नहीं बुला रहा है, वो BOD इनको रजिस्टर ऑफ मेंबर देने से भी तो इनकार कर सकता है ना, दैट्स द पॉइंट। तो उसका सॉल्यूशन है सेक्शन नंबर 94। अंडर सेक्शन 94 रिक्विजिशनिस्ट कंपनी से रजिस्टर ऑफ मेंबर मांग सकते हैं, कंपनी को देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो पेनल्टी 1000 रुपया पर डे अप टू 1 लाख। इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर द कंपनी टू प्रोवाइड अ कॉपी टू द रिक्विजिशनिस्ट।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम कॉल करेगा कैसे, क्योंकि उनके पास तो बाकी 90% का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नहीं होगा ना, तो वो लोग मांग सकते हैं कंपनी से अंडर सेक्शन 94, कंपनी इज बाउंड टू गिव इट टू देम, वरना वो लोग क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कंपनी को ऑर्डर देके बुलवा लेगा, ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा एक सॉल्यूशन और हो सकता है कि रिक्विजिशनिस्ट एनसीएलटी के पास भी जा सकते हैं और एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अंडर सेक्शन 98 इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो आप बुलवा दो, तो वो भी एक रास्ता अवेलेबल है। अब ये मीटिंग्स में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, एजीएम ईजीएम रिलैक्सेशंस, ठीक है, ये 3 पेज का है, अभी आप देख लो इसको जरा। ये कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकालकर जनरल मीटिंग में बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए थे, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक अमेंडमेंट का मैंने 3 लेक्चर लिया था कोरोना का, उसमें से सेकंड लेक्चर जो है ना, उसमें मैं पूरा ये एजीएम ईजीएम अराउंड 1 आवर का लेक्चर है, इसमें जनरल मीटिंग में कोरोना की वजह से जितने भी चेंजेस आए थे सब मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस कर दिया था, और वो यूट्यूब पे है और उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी नीचे डाल दूंगा। तो अगर आपको ये 3 पेज पढ़ने हैं कोरोना वाले अमेंडमेंट्स की क्या रिलैक्सेशन हुआ है, तो ये 3 पेज नीचे है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है कि कोरोना वाले अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। बात को ध्यान से सुनो, ये कोई न्यूज़ आइटम नहीं है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। सीए इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट का वो लिस्ट जारी किया है, उस अमेंडमेंट की लिस्ट के अंदर कोरोना की वजह से आए हुए जो मीटिंग्स के अंदर अमेंडमेंट है, सर्कुलर्स के थ्रू है, ये सर्कुलर्स, ये समझना पड़ेगा कि अमेंडमेंट सर्कुलर में, ये नोटिफिकेशंस में नहीं है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट जब भी अमेंडमेंट्स बनाती है तो जनरली वो लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, सर्कुलर नहीं देखते हैं। तो ये सर्कुलर्स अमेंडमेंट लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसका बाय डिफॉल्ट एक मतलब ये निकलता है कि शायद इंस्टीट्यूट चाहती है कि आपको ये कोरोना वाले जो 3 पेज के मीटिंग के अमेंडमेंट से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, एक ये मीनिंग हो सकता है। दूसरा कि नहीं, ऑन अ सेफर साइड हमको ये पढ़ देना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज इसको एक बार सुन लो, 1 घंटे का वीडियो है, जब भी मीटिंग चैप्टर पढ़ो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। देखो, कल को अगर अचानक से एग्जाम में आता है तो वहां पे क्या लिख के आओगे, वहां पे क्या लिख के आओगे, एग्जाम में अगर आ गया अचानक से तो क्या लिख के आ गया, आउट ऑफ सिलेबस गिव मी मार्क्स, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेहतर क्या रहेगा, 1 घंटे का वीडियो है, जस्ट जब भी मीटिंग चैप्टर पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो तो जाके देख लो, नोट्स ये रहा पूरा, वहां पे भी नोट्स का लिंक डाला हुआ है, एक क्लैरिटी आ जाएगा कि ये कोरोना की वजह से अमेंडमेंट्स आए थे। दीज आर टेम्पोररी अमेंडमेंट्स, समझ रहे हो, मतलब इन टेम्पोररी अमेंडमेंट्स के आने का एग्जाम में चांसेस सिर्फ नवंबर दिसंबर 20 में, मई 21 में तो एकदम कम है, और नवंबर 21 में तो आ ही नहीं सकता। तो दीज आर टेम्पररी हाइप्ड अमेंडमेंट्स, वेरी गुड। तो अगर आना हुआ तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा अभी सामने, वरना नहीं आएगा। तो बेहतर है कि एक बार गो थ्रू कर लो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। ये रहे 3 पेज के हैं ये, तो मीटिंग्स का होता है। अब ये पोस्ट मीटिंग फॉर्मेलिटी छोटा सा चैप्टर है, इसमें पेनल्टीज में 2 जगह छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ठीक है। हम लोग सबको आरओसी के पास एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, MGT 14 ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स, ठीक है। कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको आरओसी के पास जमा करना पड़ता है इन 30 डेज, वो टाइम लिमिट होती है, 30 डेज के अंदर आपको जमा करना पड़ता है इन फॉर्म MGT 14। अगर आप 30 डेज में जमा नहीं करोगे तो पेनल्टी कितने की है, ऑन कंपनी द पेनल्टी इज 1 लाख प्लस 500 पर डे अप टू मैक्सिमम 25 लाख, ये पेनल्टी है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी कितनी है, वो नीचे लिखा हुआ है, 50,000 प्लस 500 पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। तो ये पेनल्टी में छोटा सा चेंज आया था, 500 पर डे, ये देख लो बस, ठीक है। वैसे ही पेनल्टी में एक छोटा सा अमेंडमेंट और है इन दिस लास्ट टॉपिक है अभी आज का, ये रिपोर्ट ऑन एजीएम। लिस्टेड कंपनीज को आरओसी के पास एक MGT 15 बोल के फॉर्म जमा करना पड़ता है, रिपोर्ट ऑन एजीएम विद इन 30 डेज, ये भी 30 डेज में जमा होता है, ठीक है। अगर आपने 30 डेज में जमा नहीं किया तो पनिशमेंट कितना है, 1 लाख रुपया प्लस 500 रुपया पर डे, अमेंडमेंट ये है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख के दे देता हूं यहाँ पे फॉर रेफरेंस पर्पस। कंपनी के ऊपर है 1 लाख प्लस 500 पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख,
और ऑफिसर्स के ऊपर पनिशमेंट है 25,000 प्लस 500 पर डे का मीटर चालू अप टू मैक्सिमम ऑफ 1,00,000। तो ये रहे टोटल छोटे छोटे अमेंडमेंट्स जो इसमें कवर्ड है, ओके ना। तो यहाँ पर अपना ये डिस्कशन खत्म होता है। ये वाला अमेंडमेंट लेक्चर हुआ है अराउंड 24 मिनट का। ये छोटा इसलिए हुआ बिकॉज वो जो 3 पेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जो जनरल मीटिंग में कोरोना के अमेंडमेंट्स आए हैं, उसका वो वाला पोर्शन ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा दिया था, इसे उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर, तो इससे अपने ये 4 चैप्टर्स में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो कवर होता है। अब मेरा अगला अमेंडमेंट जो होगा 7th क्लास जो मैं बाद में लूँगा, दैट विल बी एन अकाउंट्स चैप्टर। इसमें 2 सबसे बड़े अमेंडमेंट है, एक है नाफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड सेकंड इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम लोगों ने सुना होगा ना, कोरोना की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक फंड खोल रखा है पीएम केयर फंड, पीएम केयर्स फंड, तो वो सब को लेके अमेंडमेंट है नाफरा और सीएसआर में। अब एक अजीब बात तुम सोचो, एक अजीब बात सोचो, कई जन ये लेक्चर पे देते हैं कि भाई कोरोना वाले अमेंडमेंट नहीं आएंगे, कोरोना वाले अमेंडमेंट नहीं आएंगे। पीएम केयर्स कहाँ से पैदा हुआ हमको जानना है। पीएम केयर्स फंड जो है वो कहाँ से पैदा हुआ, वो तो कोरोना के टाइम का अमेंडमेंट है। वो इंस्टीट्यूट ने लिखा है, वो सीए इंस्टीट्यूट अपने लिस्ट में लिख के डाला है। मैं आई विल शो इट टू यू। सीए इंस्टीट्यूट का मेरे पास वो 8 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, हाँ ये रहा वो 8 पेज का डॉक्यूमेंट, जिसमें हम लोग बोलना कोरोना अमेंडमेंट्स नहीं है, मीटिंग चैप्टर में नहीं है, पर सेक्शन 135 में तो डाला है। ये आप देखो, पॉज करना एक बार, ये देखो आप जरा, ये पीएम केयर्स फंड कोरोना में ही तो आया, ये कैसे डाल दिया। तो जो हम लोग एक जनरल सेंटेंस बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट कोरोना अमेंडमेंट नहीं पढ़ने बोला, नहीं पढ़ने बोला, कहां लिख के दिया इंस्टीट्यूट ने कि कोरोना अमेंडमेंट, वर्ड इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट में कहां लिखा है कोरोना या कोविड अमेंडमेंट। इस तरह की भाषा नहीं है। बात ये है कि इंस्टीट्यूट ने ये 8 पेज निकाले अमेंडमेंट लिस्ट के, और इसमें जनरल मीटिंग वाले कोरोना के अमेंडमेंट नहीं थे, तो अपने आप ही डिड्यूस हो गया कि भाई वो नहीं पढ़ना है। तो यार ये कौन सा अमेंडमेंट है, ये हरे रंग का जो आया पीएम केयर फंड, पीएम केयर्स फंड देख रहे हो ना, ये कोरोना का ही तो फंड आया है। जब मार्च में पहली बार वो लॉकडाउन हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट आया था कि एक फंड चालू है पीएम केयर्स, उसमें आप लोग पैसा डालिए कोरोना के लिए, ये रहा ना। तो ये भी तो कोरोना अमेंडमेंट ही है। दिस इज व्हाट, दिस इज कोविड अमेंडमेंट। अब ये नोटिफिकेशन की तरह आया था, सर्कुलर नहीं, इसीलिए ये यहां पे अपीयर कर रहा है। तो अपना भी सेंस लगाओ थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि तुम तिलांजलि देके बैठ गए अपने दिमाग को, जो भी बस दिमाग में घूम रहा है, व्हाट्सएप पे जो घूम रहा है मान लिया। दिस इज अ कोविड अमेंडमेंट विच दे हैव पुट इट ओवर हियर। तो अब ये नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में, पीएम केयर्स फंड कल को आ गया तो उसको काट देना कि नहीं ये तो अनाउंसमेंट हम लोगों ने खुद निकाल लिया था अपने मन से कि कोविड की कोई अमेंडमेंट पढ़ना ही नहीं हमको। तो सोच समझ के करो थोड़ा। 1 घंटे का कोविड अमेंडमेंट से उसके चक्कर में लालच मत करो कि नहीं पढ़ेंगे, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कोई मतलब गारंटी नहीं है। आरटीपी भी आना बाकी है इंस्टीट्यूट का। तो आज का ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरा अगला डिस्कशन जो मैं अगली क्लास लूँगा वो नाफरा और सीएसआर में होने वाले पूरे अमेंडमेंट्स और रिवीजन दोनों रहेंगे। 2 बड़े टॉपिक है नाफरा सीएसआर, इसमें मैं अमेंडमेंट बताऊँगा और पूरा रिवाइज भी करा दूंगा एक बार, ठीक है ना। थैंक यू।